डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने से किया इंकार। सिंघवी ने गलत आधार कार्ड पेश करने पर जजों ने दिखाई सख्ती। कहा गलत दस्तावेज देना छोटी गलती नहीं। खेड़ा को असम की सक्षम अदालत जाने की दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में गैर कानूनी रेत माइनिंग पर जारी किए दिशा निर्देश। कहा रास्तों पर वाईफाई वाले सीसीटीवी कैमरे लगाएं। अवैध रेत खनन रोकने के लिए तुरंत टीम भेजें। प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी दिया आदेश। केरल सिलंथियार पर डैम निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी चेन्नई की कार्यवाही पर लगाई रोक। केरल का तर्क एनजीटी को सुनवाई का अधिकार नहीं, तमिलनाडु को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता अपीलों के लिए जारी किया एसओपी। केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश। कहा मामले 3 श्रेणियों में बांटे। अनुवाद की समय सीमा तय। मृत्युदंड मामलों में 15 दिन में अनुवाद अनिवार्य होगा। 30 अप्रैल तक मांगी अनुपालन रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अपने लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके राय ले सकते हैं। आज हम आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। इसी विषय पर तमाम जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नमस्ते नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। शुक्रिया शालिनी जी। तो दर्शकों, अगर आपका इस संबंध में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01206127 हमारा दूसरा फोन नंबर है 01206127 वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी के पास। और नवीन पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है? शालिनी जी, कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे मान्य परिभाषा है जो कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में दी गई है, इस कानून के तहत ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य होता है। जनरली ये भी कहा जाता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता होता है, लेकिन हर समझौता कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जी। इसके पीछे वजह है। वजह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कानूनन लागू किया जा सकता है, लेकिन एग्रीमेंट के साथ में आवश्यक नहीं है कि हर एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर लागू किया जा सके। तो इसलिए केवल वह समझौते जिनको कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता है उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आने के लिए सारे नियमों और शर्तों का पालन करते हैं, उनको समझ लेते हैं जी। तो कानून द्वारा लागू होने योग्य समझौता जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सके, उसको बनाने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकताएं हैं, जो शर्तें हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि एक प्रस्ताव का होना आवश्यक होता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को या दूसरे एक से ज्यादा पक्षों को भी एक प्रस्ताव देता है किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करने से परहेज करने के लिए। अब जब ये प्रस्ताव दिया जाता है तो जो दूसरा पक्ष होता है उसको इस प्रस्ताव के ऊपर अपनी स्वीकृति देनी होती है। तो प्रस्ताव और स्वीकृति आ गया। स्वीकृति के बाद में जो अगली शर्त है वो है वैध प्रतिफल का। यदि आप किसी को कोई कार्य करने का प्रस्ताव देते हैं, आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई कार्य करे, तो आपके प्रस्ताव में जब आप प्रस्ताव देते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए यह कार्य करें, तो कोई भी कार्य कोई व्यक्ति या कोई भी पक्ष किसी के लिए क्यों करेगा जब तक उसके पास में प्रतिफल जो है प्रतिफल
का भी प्रस्ताव ना हो। तो कार्य करने के प्रस्ताव के साथ साथ एक वैध प्रतिफल भी वहां पर निर्धारित किया जाना चाहिए और वो भी बताया जाना चाहिए कि जो कार्य आपसे करने की विनती की जा रही है जी। उसको यदि आप करते हैं तो ये प्रतिफल आपको दिया जाएगा। अब प्रतिफल हमेशा वैध होना चाहिए, नकद दिया जा सकता है या काम के बदले में कोई और वस्तु दी जा सकती है ना? जी। लेकिन कोई ऐसी वस्तु नहीं दी जा सकती जिसको रखना कानूनन जो है वो अपराध हो, या प्रतिफल के तौर पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो कानूनन निषिद्ध हो, है ना? तो जी। वैध प्रतिफल का होना भी आवश्यक होता है। अब एक और आवश्यक बात आती है कि ये जो प्रस्ताव है, स्वीकृति है, वैध प्रतिफल है, इसकी बातें जिन पक्षों के बीच में हो रही हैं, क्या वे पक्ष सक्षम हैं? तो पक्षों का सक्षम होना भी आवश्यक होता है। यानी कि जो निर्धारित आयु सीमा है किसी भी समझौते में प्रवेश करने के लिए, उस आयु सीमा के अंदर पक्षों का होना आवश्यक है। जी। उसके बाद में उनकी मानसिक क्षमता, उनकी सोचने समझने की क्षमता, तो पक्षों की हर प्रकार की क्षमता जो है वो भी कानूनन मान्य होना चाहिए। इसके बाद में जो जैसा कि हमने पहले बात की कि प्रस्ताव की सहमति होना आवश्यक है। जी। तो यहाँ ये भी जरूरी है कि केवल सहमति काफी नहीं है, ये भी दिखाना आवश्यक होता है कि जो दूसरे पक्ष ने सहमति दी है वो स्वतंत्र सहमति है, किसी प्रकार का दबाव या भय या उत्पीड़न के कारण जो है वो सहमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ में जो समझौते का उद्देश्य है उसको भी कानूनन वैध होना आवश्यक है। तो इन शर्तों को यदि कोई भी समझौता पूरा करता है तो उस स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के योग्य हो जाता है। लेकिन इनमें से यदि कोई भी शर्त है जिसको समझौता पूरा नहीं करता तो वो केवल समझौता कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इसके बाद एक और आवश्यक चीज है, यदि दोनों पक्ष चाहें तो समझौते को लिखित में यदि लिखित समझौता करते हैं तो उन दोनों के लिए बेहतर होता है। यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पर लिखित समझौता उनके बहुत काम आता है। हालांकि मौखिक समझौता करने पर कोई निषेध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कानून की तरफ से, लेकिन विवाद की स्थिति में मौखिक समझौते की शर्तों को साबित करना या मौखिक समझौते की बातों को सिद्ध करना ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि समझौता हमेशा लिखित रूप में ही करें। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है नवीन जी? जी, देखिए, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता होता है, वैसे ही बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी समझौता ही है जिसको कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। फर्क बस इतना है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के संबंध में यह समझौता किया जाता है। यहाँ भी शर्तें वही हैं जो आम समझौतों के लिए या आम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिन शर्तों का पालन आवश्यक होता है, बिल्कुल वही शर्त यहाँ भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित में भी हो सकते हैं जी। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि लिखित कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ज्यादा सुरक्षित होते हैं, विशेषकर तब जब कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है ना? अब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट से इसको अलग करता है, उसमें जो बातें हैं, इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आमतौर पर ये लिखा जाता है कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष के लिए या तो कोई वस्तु उपलब्ध कराएगा या फिर कोई सेवा उपलब्ध कराएगा, कितनी मात्रा में उपलब्ध कराएगा या कितनी किस अवधि तक के लिए सेवा प्रदान करेगा, ये सारी बातें लिखी होती हैं। अब यदि वस्तु उपलब्ध कराया जा रहा है या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तो इसके बदले में
कितनी मात्रा में या जो प्रतिफल है, प्रतिफल की राशि क्या होगी, धनराशि कितनी दी जाएगी जी सेवाओं के बदले में या वस्तुओं के बदले में, वो चीज जो है यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है विशेष करके सेवाओं के मामले में कि एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है कि सेवाओं को जो है किस समय सीमा के अंदर पूरा करना है, या कई बार यदि वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वहां भी कई बार ऐसा होता है कि एक निश्चित समय के अंदर यदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो उसी मतलब उस निश्चित समय में वस्तुओं को उपलब्ध कराना आवश्यक बताया जाता है ना। तो समय सीमा निर्धारित की जाती है। यदि कोई पक्ष अपनी जो उसने वादे किए हैं कि एक सुनिश्चित समय सीमा के अंदर वो सेवाएं देगा या वस्तु उपलब्ध कराएगा, और वो करने में यदि विफल होता है तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, संबंधों को किस तरीके से समाप्त किया जाएगा, समाप्त किए जाने की स्थिति में पेनल्टी यदि लगानी है ना, या कोई हर्जाना वसूल करना है, तो ये सारी बातें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाती है। यानी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बिजनेस के मामलों में ही किया जा सकता है। जी, आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में, जिस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना हो तो वो कैसे करें? देखिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना कोई सीधा साधा काम नहीं होता है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या शर्तें लिखी गई हैं। यदि दोनों पक्ष चाहते हैं तो वहां पर किन शर्तों को पूरा करना होता है, या यदि किसी पक्ष ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उस स्थिति में किस तरीके से समाप्त किया जाएगा। तो इसलिए शर्तों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, सबसे पहला काम किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने से पहले। अब कॉन्ट्रैक्ट को जब आप पढ़ लेते हैं तो वहां पर आपको देखना होता है कि किसी भी एक दिए हुए परिस्थिति के अंदर यदि कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके टर्मिनेशन क्लॉज में क्या बातें लिखी हुई है, जैसे कि नोटिस पीरियड की कोई आवश्यकता है क्या, किन परिस्थितियों में कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत समाप्त किया जा सकता है ना। कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा, या यदि नॉन परफॉर्मेंस की सिचुएशन होती है, कोई पक्ष अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर क्या त्वरित समाप्ति के लिए प्रावधान किया गया है, या उस पक्ष को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई एक समय सीमा देने का प्रावधान है। तो इन शर्तों को देखना सबसे पहले बहुत ही आवश्यक होता है। एक बार जब शर्तों को देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि पहले तो प्रयास करें कि आपसी सहमति से, है ना, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति पर चर्चा करें। चर्चा करने के बाद में यदि आप चाहें तो एक लिखित समझौता करके और कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकते हैं। यदि आपसी सहमति नहीं बनती है कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति के लिए तो जो अगला कदम होता है वो होता है कि नोटिस दिया जाए। यदि नोटिस देने की आवश्यकता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो अब नोटिस देने का भी तरीका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दिया हुआ होता है कि नोटिस आप डाक के द्वारा जारी करेंगे या ईमेल के माध्यम से आप सर्व करेंगे। तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है ना, उस प्रकार को, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए सबसे पहले तो नोटिस है। नोटिस के अंदर यदि उल्लंघन किया है दूसरे पक्ष ने तो उल्लंघन को दर्शाएं
किस प्रकार से दूसरे पक्ष ने नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके बाद यदि आप दूसरे पक्ष को मौका देना चाहते हैं कि वो उल्लंघन की परिस्थिति का सुधार करे, तो ये बात भी आप नोटिस के अंदर लिख सकते हैं कि आपको ये समय दिया जाता है जिसके अंदर आपको सुधार करने का मौका दिया जाए। अब यदि सुधार का मौका दिए जाने के बावजूद भी दूसरा पक्ष जो है उस उल्लंघन को सुधार नहीं करता, तो उस स्थिति में फिर आप समाप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ लीगल ग्राउंड्स होते हैं, है ना, जैसे दूसरे पक्ष का दिवालिया घोषित हो जाना जी। या दूसरे पक्ष का किसी अपराध में लिप्त पाया जाना, जिसके वजह से वो उस स्थिति में नहीं रह जाता कि अपने दायित्वों को पूरा कर सके। जी। तो यदि कानूनी आधार उत्पन्न होते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आप उन बातों का जिक्र करते हुए लिखित में उनको सूचना दे सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि हम इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत प्रभाव से या एक दिए हुए समय सीमा के पश्चात इसको हम समाप्त करने के बारे में विचार कर रहे हैं। और ऐसा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद में आप उसको समाप्त कर सकते हैं। या अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रावधान है कि इन परिस्थितियों में तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है, तो भी आप लिखित रूप में दे सकते हैं कि क्योंकि ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो इस वजह से हम तत्काल प्रभाव से इस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दें। साथ ही साथ टर्मिनेशन लेटर का इशू किया जाना ये भी बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लॉजेस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं जी। उसको बिजनेस हाउसेस नॉर्मली समझ नहीं पाती हैं। तो इस स्थिति में कानूनी सलाह जरूर दें। यदि उल्लंघन बहुत बड़ा है या बहुत बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जी। या बहुत ज्यादा वहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो वहां पर सलाह दी जाती है कि आप उचित कानूनी सलाह लें और जो भी हर्जाना है या मुआवजा है उन सब प्रावधानों को जो है वकील की मदद से समझ के उसके बाद ही आगे बढ़े। तो ये प्रक्रिया होती है किसी भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने के लिए। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी पार्टी की ओर से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ही जिसके पास कंपनी को प्रतिबद्ध करने और बाध्य करने का अधिकार है, तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी? जी देखिए, सामान्यतः पार्टी की ओर से जो भी व्यक्ति हस्ताक्षर करता है समझौते के ऊपर, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि कंपनी को कानूनी रूप से प्रतिबद्ध कर सके। आमतौर पर ये हस्ताक्षर करने का जो अधिकार है ये कुछ खास लोगों के पास ही होता है, जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स के पास या जो प्राधिकृत अधिकारी होते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक। तो ये लोग होते हैं जिनके पास में समझौतों के ऊपर या कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। और यदि ये वहां पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो भी समझौते के ऊपर में या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में इनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, उसके शर्तों को और नियमों का पालन करना ये जो है आवश्यक हो जाता है कंपनी के लिए। कंपनी बाद में ये नहीं कह सकती कि उस व्यक्ति के हस्ताक्षर को हम नहीं मानते। जी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति साइन कर रहा है जिसके पास अधिकार नहीं है या अनाधिकृत व्यक्ति है, तो उस स्थिति में केवल कंपनी उस अनुबंध को मानने से इनकार सकती है या यदि चुनौती योग्य है अनुबंध, तो उस अनुबंध को कानूनी रूप से चुनौती भी दे सकती है। और साथ ही साथ यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं जिसके पास में अधिकार था ही नहीं, तो उस स्थिति में जिसने हस्ताक्षर किए हैं उस व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन यदि वही हस्ताक्षर किसी अधिकृत व्यक्ति ने किए हैं तो फिर सारी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्ट के नियम एवं शर्तों के पालन की वो कंपनी के ऊपर होती है। कंपनी उससे पीछे नहीं हट सकती और उसको हर प्रकार से जो भी शर्तें हैं या जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना। जी,
नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।